हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज के सेशन में हमने लगभग 60 प्लस क्वेश्चन को शामिल किया है इस क्लास के अंदर। और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो पूरा क्लास करना है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार करना है। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है, जो बच्चे रिकॉर्डेड बैच लेना चाह रहे हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। 299 में ये बैच आपको मिल जाएगा ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। जिनका अक्टूबर में एग्जाम है वो इस अक्टूबर बैच को ले सकते हैं। ये लाइव बैच है और इसका क्लास 6 PM पर आपको शाम को मिलता है। एक क्लास सुबह 6 बजे आपको मिलती है। और जब भी इस बैच को बाय करें तो LCL25 कूपन कोड लगाना ना भूलें। यहाँ पर आप जैसे ही कूपन अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसे साथ ही जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या आप नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं, तो आप RMPV कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपने संस्थान को रन कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप 9452229446 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पूछा है, यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। यूपीआई के बारे में हमने आपसे काफ़ी बातचीत की है। यूपीआई जो है ये किस संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है, इसको कौन मॉनिटर करता है, ये सवाल है। इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, इसको एनपीसीआई के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, इसको एसबीआई मॉनिटर करता है या सेबी करता है, कौन करता है। इसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, और इसको मॉनिटर कौन करता है, एनपीसीआई मॉनिटर करता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को मॉनिटर किया जाता है। एक सवाल इससे और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई में आप मैक्सिमम एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो एक दिन में मैक्सिमम आप 1 लाख रुपीज का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 1 लाख रुपए आप भेज सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन हम नोट करते हैं, जैसे आज की क्लास में लगभग 60 प्लस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हम मौखिक आपको बताते हैं उनको भी आपको रिकॉर्ड करना है, उनको भी आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपके यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार हो सके। ठीक है, क्योंकि पेपर में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। भीम ऐप किससे जुड़ा हुआ है। भीम ऐप जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, बताइए। रेलवे टिकट बुकिंग से संबंधित है, यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित है, इंश्योरेंस शॉपिंग किससे है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित आपका भीम ऐप है। ठीक है, और फुल फॉर्म भी इसका आता है पेपर में, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी आपको याद रखना है। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है इसका पूरा नाम। अगला सवाल है, आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को लिखना है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो भी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी साथी जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। ऑप्शन बी है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसको बोलते हैं। आईएमपीएस का ये फुल फॉर्म होता है। एनईएफटी से न्यूनतम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है। अगर किसी को आप एनईएफटी करते हैं तो आप न्यूनतम यानी कम से कम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कम से कम 1000 आप कर सकते हैं, कम से कम 500 आप कर सकते हैं, या कोई इसमें सीमा नहीं है, या 100 रुपए कम से कम आप कर सकते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखो, एनईएफटी के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट नहीं की गई है। यहाँ सी हो जाएगा, कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। आप 1 रुपए भी इसमें ट्रांजैक्शन के रूप में भेज सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम भी कोई लिमिट यहाँ सेट नहीं की गई है आरबीआई के अनुसार। तो इसमें आप ये कह सकते हैं नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, एनईएफटी। बट आरटीजीएस की अगर बात की जाए तो इसमें आपकी जो न्यूनतम लिमिट है वो है 2 लाख रुपए की। आप 2 लाख से कम, जैसे एक एक रुपए करना चाहो, 10 रुपए करना चाहो, तो आरटीजीएस नहीं कर पाओगे। मिनिमम इसके लिए 2 लाख करना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम इसकी भी लिमिट सेट नहीं की गई है आरबीआई के अनुसार, बट अलग अलग बैंकों ने इसकी लिमिट को सेट किया हुआ है। किसी ने 10 लाख रुपए किया हुआ है, किसी ने कम या ज़्यादा हो सकता है। आरटीजीएस में न्यूनतम लेन देन
राशि कितनी होती है, तो अभी जैसा मैंने समझा ही दिया कि आरटीजीएस की अगर हम बात करें तो न्यूनतम लेन देन की राशि 2 लाख रुपए की हो सकती है, मिनिमम की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है और ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर है। इसमें जो पैसा होता है वो तुरंत नहीं पहुंचता है ना, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो बैच वाइज होता है। ठीक है, बैच वाइज होता है और एक बैच 30 मिनट का होता है, तो इसमें ट्रांजैक्शन में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, और यहाँ तुरंत पहुंचेगा रियल टाइम में। अगला सवाल है एईपीएस का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। करेक्ट आंसर कौन सा है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी और ए एक जैसे ही हैं, कोई भी कर सकते हो, चलो मैं डी ही लगा देता हूँ। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, तो यहाँ मैं सर्विस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसे हो गए हैं। आपको बस याद रखना ये ऑप्शन डी करेक्ट है। किस तकनीक से फिंगरप्रिंट द्वारा भुगतान संभव होता है। फिंगरप्रिंट द्वारा भुगतान कर सकते हैं, जैसे किसी को पैसे भेजने हैं तो आप थंब इम्प्रेशन लगा करके पैसे भेज सकते हो। तो थंब इम्प्रेशन किस में काम करेगा, किस टेक्नोलॉजी में वर्क करेगा। डेबिट कार्ड के माध्यम से ऐसा होता है, या एईपीएस के माध्यम से ऐसा होता है, या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऐसा होता है। तो आपको पता है जो छोटे छोटे ग्राहक सेवा केंद्र हैं वहां पर जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे काम होते कैसे हैं, थंब इम्प्रेशन के माध्यम से होते हैं। तो आपको आधार नंबर देना होता है अपना, और बैंक का नाम बताना है कि कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, और थंब इम्प्रेशन के थ्रू फिर आप ये ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, बैलेंस की इंक्वायरी वगैरह कर पाएंगे। तो किस टेक्नोलॉजी में ये होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में ये होता है। रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रुपे कार्ड एक डेबिट कार्ड का टाइप है। इसको किस संस्था ने जारी किया है। आरबीआई इसको जारी किया है, एनपीसीआई ने जारी किया है, सेबी ने जारी किया है, या वीजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रुपे कार्ड को जारी किया गया है। और ये डोमेस्टिक कार्ड है, ये भी याद रखना है कैसा कार्ड है, ये डोमेस्टिक कार्ड है। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप केवल भारत में कर सकते हैं, केवल आप इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, भारत में कर सकते हैं। एम पॉस डिवाइस का प्रयोग किसके लिए होता है। अब यहाँ पॉइंट ऑफ सेल है, पॉस का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ सेल है, ये पहले भी आपको पढ़ाए हैं, पर यहाँ पर शब्द एम ऐड हो गया है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा मनी प्रिंटिंग एक दिया है, कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन दिया है, डिजिटल वॉलेट रिचार्ज दिया है, और ऑनलाइन गेम दिया है। क्या होगा एम पॉस का मतलब। क्वेश्चन 9 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन है। कैसा है, कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है ई रूपी क्या है, व्हाट इज ई रूपी। ई रूपी से आप क्या समझते हैं, क्रिप्टो करेंसी है, डेबिट कार्ड है, प्रीपेड डिजिटल बाउचर है, या डिजिटल वॉलेट है। तो इसका क्या मतलब होगा, सही जवाब आपको देना है, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ई रूपी क्या है, इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीपेड डिजिटल बाउचर है। क्या है, प्रीपेड डिजिटल बाउचर है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फास्ट टैग किस तकनीक पर आधारित है, बारकोड, मैग्नेटिक स्ट्रिप, या फिर आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या ऑप्टिकल रिकॉग्निशन। तो जो फास्ट टैग होता है वो किस टेक्निक पर आधारित है, याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक पर फास्ट टैग आधारित है। BBPS का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, भारत बिल पे सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बेसिक बैंकिंग पेमेंट सर्विस, या भारत बैंकिंग पे सर्विस। तो 12 में आपको आंसर देना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम फुल फॉर्म है BBPS का, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। किस सेवा से बिजली
पानी और मोबाइल बिल आसानी से भरे जा सकते हैं? किस सेवा से बिजली, पानी और मोबाइल बिल आसानी से आप भर सकते हैं? एनईएफटी के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से। तो यहाँ पर एक सर्विस आपको दी गई है बीबीपीएस की, है ना, जो ऊपर आपको यहाँ बताया गया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके थ्रू आप इन सभी का भुगतान कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर का मुख्य उपयोग क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है, स्टोरिंग एंड शेयरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, बिल पेमेंट या फिर बैंकिंग। तो डिजिटल लॉकर का मुख्य उद्देश्य या उपयोग क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टोरिंग एंड शेयरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। स्टोरिंग एंड शेयरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। मोबाइल बैंकिंग में किसका उपयोग आवश्यक है? मोबाइल बैंकिंग में किसका उपयोग आवश्यक होता है? पासबुक का, एटीएम कार्ड का, स्मार्टफोन विद इंटरनेट या फिर चेकबुक। तो मोबाइल बैंकिंग में किसका उपयोग होता है? मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर स्मार्टफोन विद इंटरनेट, है ना, किसका यूज होगा? मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अगर आप पैसे भेजते हैं तो आपको स्मार्टफोन यानी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। क्रेडिट कार्ड किस प्रकार का साधन है? क्रेडिट कार्ड किस प्रकार का साधन है? डेबिट पेमेंट, बारोड क्रेडिट फैसिलिटी, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या फिर डिजिटल वॉलेट। तो क्रेडिट कार्ड किस प्रकार का साधन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है आपका। नहीं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बारोड क्रेडिट फैसिलिटी है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। डेबिट कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? डेबिट कार्ड का जो मेन वर्क है वो क्या है? डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट, बारोइंग मनी, क्रिप्टो करेंसी या बाउचर। तो करेक्ट आंसर दीजिएगा। और जो साथी क्लास में अभी भी जुड़े हैं, आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दो। लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दो, और जो नए साथी हैं आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेबिट कार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन पहला है डायरेक्ट पेमेंट होगा आपके बैंक से, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई? वेन बाज एनपीसीआई एस्टेब्लिश्ड? अब देखो, एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी है 2008 में हुई। कब हुई? 2008 में हुई। किसके द्वारा हुई या इसको कौन गवर्न करता है? तो आरबीआई जो है वो एनपीसीआई को मॉनिटर करने का काम करता है। नेट बैंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है? नेट बैंकिंग जो है इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे मोबाइल बैंकिंग कहते हैं, इसे ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग कहते हैं, इसे कोर बैंकिंग कहते हैं, या इसे कैशलेस बैंकिंग कहते हैं। तो अगर नेट बैंकिंग की बात की जाए तो इसको आप ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। जो नेट बैंकिंग होता है इसको आप ई बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसे आप इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेट बैंकिंग यहाँ दिया नहीं है ऑप्शन में कहीं, तो इसे इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, ई कॉमर्स का संबंध किससे है? ई कॉमर्स किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स किससे रिलेटेड है? इसका सही जवाब आपको देना है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और ये ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग से संबंधित है। ई कॉमर्स जो है आपका एक बिजनेस है, और यहाँ पर आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हुई, जिसको आरबीआई गवर्न करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर आपको बताना है, न्यू दिल्ली के अंदर है, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, कहाँ पे है? ऑप्शन सी है आपका, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। किसे डिजिटल लेन देन का बैकबोन कहा जाता है? अगर हम डिजिटल लेन देन की बात करें तो डिजिटल लेन देन का बैकबोन किसे कहा जाता है? ठीक है, डिजिटल लेन देन का बैकबोन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर दीजिएगा। एटीएम, यूपीआई, डेबिट कार्ड या एनईएफटी? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है आपका, यहाँ पर यूपीआई को बैकबोन कहा जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ई केवाईसी का उपयोग किस लिए होता है? ई केवाईसी, अब ई फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, बस ये याद रखो, जहां पर भी ई आता है
कंप्यूटर के क्षेत्र में वो इलेक्ट्रॉनिक ही अक्सर होता है, जैसे ई कॉमर्स हो गया, जैसे ईमेल हो गया। तो यहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर हो जाएगा। ई केवाईसी, जिससे ऑनलाइन ई केवाईसी वगैरह आप जब करते हैं तो। मोबाइल वॉलेट किस प्रकार का साधन है? मोबाइल वॉलेट किस प्रकार का साधन है? देखो, एक वॉलेट है और इसमें आपको अमाउंट रखना पड़ेगा, इस वॉलेट में आपको अमाउंट रखना पड़ेगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यह एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना। पहले से यहाँ रखना पड़ेगा, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। कौन सी तकनीक डिजिटल इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सबसे उपयोगी रही है? चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, यूपीआई एंड एईपीएस या फिर पासबुक? 28 का आंसर आपको देना है। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर 28 के अंदर? जल्दी से बताइए। तो यहां पर आपका वही आंसर है, यूपीआई और एईपीएस। करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी है। ठीक है, अगला सवाल है एनएसीएच का पूरा नाम क्या है? एनएसीएच से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। 29 में सही जवाब क्या हो जाएगा? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर भी ए और बी दोनों एक जैसे ही ऑप्शन हो गए हैं। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। और ठीक है, फिलहाल याद रखना है, अब दोनों एक जैसे ही होते हैं। अगर आप ए या बी में से कोई आपने लगाया तो अभी यहाँ पर ठीक है, बट ये याद रखना है कि ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अगला सवाल है भारत क्यूआर कोड का उपयोग किस लिए होता है? कौन सा क्यूआर है? भारत क्यूआर है। तो भारत क्यूआर कोड का इस्तेमाल किस लिए होता है? ये क्या है? कोई फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, मर्चेंट पेमेंट्स के लिए होता है, एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए होता है, मोबाइल रिचार्ज के लिए होता है? तो यहाँ पर क्या होगा? ये मर्चेंट पेमेंट्स के लिए होता है। ऑप्शन है बी आपका। ठीक है, ऑप्शन बी है। आपने अक्सर किसी शॉप पर कुछ परचेज किया होगा, कुछ खरीदारी की होगी और वहां पर आपने भारत क्यूआर कोड रखा हुआ देखा होगा और वहां पर आपने पेमेंट किया होगा। तो ये मर्चेंट पेमेंट के लिए है। ऑप्शन बी करेक्ट। आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है? आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस? इनक्रिप्ट डाटा, डाटा को इनक्रिप्ट करता है, सिक्योर करता है, वाईफाई से कनेक्ट करता है, आइडेंटिफाई डिवाइसेज ऑन नेटवर्क, नेटवर्क पर जो डिवाइसेज है उनको आइडेंटिफाई करता है या स्पीड अप करता है ब्राउजिंग की। तो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइंग करता है। जैसे आप ना किसी को कॉल करते हो तो कॉल करते समय आपका मोबाइल नंबर उसके पास पहुंचता है, ऐसे पहचान होती है कि भाई इस नंबर से कॉल आई है। ऐसे ही किसी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो जो आईपी एड्रेस है उससे डिवाइस की पहचान होती है, वो कौन सी डिवाइस है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई डिवाइसेज ऑन नेटवर्क, जो नेटवर्क पर डिवाइसेज हैं उनकी पहचान के लिए आईपी एड्रेस होता है। IPv6 में कितने बिट का एड्रेस होता है? जो IPv6 है वो कितने बिट का होता है? कितने बिट पूछा है, कई बार बाइट पूछेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो 128 बिट है। कितना है? 128 बिट है। IPv6 128 बिट का होता है और अगर बाइट पूछें तो ये 16 बाइट का होगा। कितने का? 16 बाइट का होगा और 128 बिट का है। इंटरनेट की खोज किसने की थी? इंटरनेट की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स बेबेज, अर्पानेट, बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स? तो आपको पता है कि सबसे पहला जो नेटवर्क था वो आपका अर्पानेट था और यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई। अर्पानेट जो था वो यूएस में डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया गया था। यूएस में अर्पा नाम की एक संस्था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसका नाम था, उसने एक नेटवर्क तैयार किया तो अपने ही संस्था के नाम के आगे नेट और ऐड कर दिया। तो ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहलाया। ठीक है, और यूएस में इसको डेवलप किया गया था। तो यूएस डिफेंस प्रोजेक्ट था ये अर्पानेट, और यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई। HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है? इसके बाद एक और नेटवर्क बना था, NSF नेट बना था। इसको बोलते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो अर्पानेट, उसके बाद फिर NSF नेट और उसके बाद फिर इंटरनेट का निर्माण हुआ।
HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है? सिक्योर है। यहाँ पर एस का मतलब यहाँ पर क्या है? सिक्योर है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर है। ठीक है। ISP का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको बोलते हैं। WWW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। TCP/IP का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ TCP/IP? जो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म ही पेपर में पूछेगा। क्या पूछेगा? इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है? कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर कंप्यूटर्स का जो कम्युनिकेशन है वो करवाता है TCP/IP। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल TCP/IP होता है जो आपको किसी भी सिस्टम से, यानी जो इंटरनेट पर सिस्टम है या आप कह सकते हैं सर्वर है, वहाँ पर कनेक्ट करता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो पर्टिकुलर डिवाइस से आपको कनेक्ट करता है, पर्टिकुलर सर्वर से आपको कनेक्ट करता है। ठीक है। अगला सवाल है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट को और क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड इंटरनेट को और किस नाम से जानते हैं? क्या होगा 38 का सही जवाब? देखो यहाँ पर इसको और किस नाम से जानते हैं? जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होता है वो एक हाई स्पीड इंटरनेट है, तो आप इसको यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट कह सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन हमारा वी करेक्ट है, हाई स्पीड इंटरनेट। अगला सवाल है, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? गूगल क्रोम निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है? सर्च इंजन का है, वेब ब्राउजर का है, वेब सर्वर का है, प्रोटोकॉल का है? तो गूगल क्रोम किसका एक उदाहरण है? एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी है। एक वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके वेब ब्राउजर, ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेट में सर्च इंजन का कार्य क्या होता है? सर्च इंजन का क्या वर्क है, क्या काम है? इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। ऑप्शन बी है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इसको कह सकते हैं। जो भी सूचना है इसके सर्वर पर और आपने सर्च किया तो उसको निकाल करके एक लिस्टिंग कर देगा, आपको दिखा देगा। तो इंफॉर्मेशन को रिट्रीवल करने का काम करता है। IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? IP एड्रेस कितने प्रकार के हैं? तो देखो, IPv4 होता है और एक आपका IPv6 होता है। दो प्रकार के आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी है। दूसरा ये भी याद रखना है, एक स्टैटिक IP एड्रेस होता है और एक आपका डायनेमिक होता है। कैसा होता है? एक स्टैटिक IP होता है और एक डायनेमिक IP होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। FTP का प्रयोग किस लिए होता है? FTP इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP का यूज होता है। इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से इसको जानते हैं। 43 का मतलब बताइए, डोमेन नेम के अंत में .gov का अर्थ क्या होगा? देखो, अधिकांश आपने देखा होगा .gov वेबसाइट के अंदर, तो ये स्पेशली किसके लिए होती हैं? गवर्नमेंट के लिए होता है, और ये गवर्नमेंट साइट है। तो जहां पर भी डोमेन में लास्ट में .gov होगा वो समझिएगा कि कैसी साइट है? गवर्नमेंट की साइट है। इंटरनेट में कुकीज का मुख्य उपयोग क्या होता है? ठीक है, कुकीज का मुख्य इस्तेमाल क्या होता है, उपयोग क्या होता है? स्पीडअप कंप्यूटर, कुकीज कंप्यूटर को स्पीडअप कर देगा। स्टोर यूजर डेटा प्रेफरेंसेस, तो यूजर डेटा और प्रेफरेंसेस को क्या करेगा? ये कुकी स्टोर कर लेता है। ठीक है, कुकीज क्या करेगा? आपकी प्रेफरेंसेस को भी स्टोर कर लेता है। जैसे आप ब्राउजर पर गए, आपने किसी ऐप को ओपन किया, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने के लिए किसी फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह ओपन किया आपने, और वहाँ पर आप कुछ शॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें देख रहे थे और आपने उसको परचेज नहीं किया है और आपने उसको कट कर दिया। अब आप किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे तो जो ऐड होगा वो आपने जो चीज़ें सर्च की हैं उससे रिलेटेड ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर ना आपका जो कुकीज है वो सेव हो जाता है, प्रेफरेंसेस आपकी सेव हो जाती हैं, पता लग जाता है कि भाई आप क्या देख रहे थे, उससे रिलेटेड ही फिर आपके सामने ऐड वगैरह आना शुरू हो जाते हैं।
इंटरनेट में एसएसएल सर्टिफिकेट किस लिए उपयोग होता है? एक जो एसएसएल की सिक्योरिटी होती है इसको बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। ये किसके लिए होता है? तो जो आपके और आपकी वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहे। ठीक है, यूजर जब किसी भी वेबसाइट पर विजिट करता है वो सिक्योर रहे। वहां पर अगर कोई फॉर्म भरा जा रहा है, जैसे आपने कहीं फॉर्म भरा है, तो वहां पे जो डिटेल्स आप अपनी दे रहे हैं वो डिटेल्स सुरक्षित रहें, है ना, कोई थर्ड पार्टी यहाँ से वो चीज़ें चोरी ना कर पाए। इसलिए एक सिक्योरिटी दी जाती है जो एसएसएल की सिक्योरिटी होती है। और आप लोग कैसे पहचानोगे? तो HTTPS लगा होगा वेबसाइट पर, देखना, और यहाँ पर एक लॉग सा बना होगा, इससे पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट सिक्योर है, ये वेबसाइट सुरक्षित है। जिसमें ये ना हो वो सुरक्षित नहीं मानी जाती है। फिशिंग शब्द का संबंध किससे है? फिशिंग एक धोखाधड़ी है, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड कह सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड है, फेक ईमेल के द्वारा हो सकता है, फेक फोन कॉल्स के द्वारा हो सकता है ना, मैसेजेस वगैरह आपको आते रहते हैं बहुत सारे फेक। तो एक प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड है जो फिशिंग के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट में कितनी लेयर्स होती हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट में कितनी लेयर्स होती हैं? और इसको आप टीसीपी आईपी भी कहते हैं, टीसीपी आईपी भी इसको कहते हैं। तो इसमें लेयर की संख्या 4 होती है। ऑप्शन सी है यहाँ 4, डी में 7 दिया है ना, डी ऊपर चला गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर डी को मैं यहाँ कर देता हूँ डी, और यहाँ 7। तो इसमें 4 लेयर आपकी होती हैं, याद रखना है। देखो, द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कमनली नोन एज टीसीपी आईपी, इसको टीसीपी आईपी के नाम से जानते हैं आमतौर पर, is a set of communication protocols that provides the foundational framework for the internet and other computer networks. It has 4 types of layers, जैसे एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर्स। तो 4 प्रकार की यहाँ पर लेयर होती हैं। एक एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है, और नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। ठीक है, तो द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो है वो टीसीपी आईपी के नाम से ही जाना जाता है। अगला सवाल है, ICANN का पूरा नाम क्या होता है? ICANN का पूरा नाम आपको बताना है। 48 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर बीपीएन का उपयोग किसके लिए होता है? किसके लिए बीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है? सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस के लिए, इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो सिक्योरिटी के पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस आप इसको बोल सकते हैं। इंटरनेट पर डेटा किस रूप में ट्रेवल करता है? जो डेटा होता है इंटरनेट पर, जो फाइल्स आप डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, जो डेटा है आपका, वो किस रूप में होता है ना? तो डेटा जितना भी इंटरनेट पर होता है वो सब पैकेट्स के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होता है। इंटरनेट पैकेट सर्किट का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर जो डेटा होगा वो पैकेट्स के रूप में ही ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कोई फाइल है, मान लिया एक फाइल है 3 MB की, है ना, और इस फाइल को आप भेज रहे हो, तो ये जो फाइल आपने सेंड की है वो फाइल एक साथ 3 MB की नहीं जाएगी। वो फाइल पहले छोटे छोटे डेटा पैकेट में विभाजित की जाएगी, और ये छोटे डेटा पैकेट के अंदर एक आईपी एड्रेस होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा जहां फाइल को जाना है। ठीक है, तो जो आपका फाइल है वो छोटे छोटे डेटा पैकेट के रूप में ही ट्रांसफर की जाती है। तो इंटरनेट पैकेट सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है, या पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? IPv4 कितने बिट का होता है? तो पहले अभी 6 की बात की जो 128 का था, और ये 32 का हो जाएगा, और 32 को 8 से भाग करोगे तो 4 बाइट का निकल कर आ जाएगा। तो बाइट या बिट में से कोई पूछ सकता है, याद रखना है 32 बिट या 4 बाइट। पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? पिंग कमांड का इस्तेमाल किसके लिए होता है? नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। तो क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किसके लिए होता है? इंक्रीजिंग बैंडविथ, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी, या फिर फाइल स्टोरेज, या फिर डेटा बैकअप। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरनेट पर आईपी एड्रेस को आसान नाम से बदलने के लिए क्या प्रयोग होता है?
URL, TCP, DNS, प्रॉक्सी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका DNS। इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए होता है? SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल क्यों होता है? इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या है? मेल को भेजना, ईमेल को भेजने का काम करता है SMTP, याद रखना है। IMAP और POP3 किसके लिए उपयोग किया जाता है? IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ये रिसीव करते हैं ईमेल को। IMAP और POP3 का काम है मेल को रिसीव करना, SMTP का काम है मेल को भेजना। ठीक है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे एडवांस कौन है? तो ये थोड़ा सा एडवांस है। कौन? IMAP लेटेस्ट वर्जन है, एडवांस है। POP3 में क्या होगा? मेल डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर IMAP में क्या है? मेल सर्वर से ही आप पढ़ सकते हैं। जैसे मेल किसी ने किया तो सर्वर पर ही मेल रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। और अलग अलग डिवाइसेज में आप लॉगिन करके भी पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा? ये डाउनलोड एक बार कर लिया तो सर्वर से फिर डिलीट हो जाता है POP के माध्यम से। ठीक है, तो एडवांस लेवल का है हमारा IMAP। BCC का अर्थ ईमेल में क्या होता है? BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप जब भी किसी को भेजेंगे, मेल करेंगे, मान लिया मल्टीपल लोगों को आपने मेल भेजा, 10 लोगों को आपने मेल भेजा, तो 10 के पास तो पहुंचा बट पता किसी को नहीं रहेगा कि ये हमारे अलावा और किसको भेजा है। उनको नहीं पता होगा, उनका एड्रेस वहां मेंशन नहीं होगा। बट अगर आपने CC के माध्यम से 10 को भेजा तो सबको ये पता रहेगा कि हमारे अलावा इनको 9 और लोग कौन हैं जिनको भेजा गया, वो भी पता लग जाएगा। ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग किस लिए होता है? ईमेल सिग्नेचर, सेंडिंग फाइल्स विद इंटरनेट। तो अगर हमें इंटरनेट के माध्यम से किसी फाइल को भेजना है तो हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई भी फाइल को अटैच करके हम भेज सकते हैं। बट 25 MB से अधिक फाइल साइज नहीं होना चाहिए ईमेल के माध्यम से जब आप जीमेल करते हैं किसी को। स्पैम ईमेल को और किस नाम से जानते हैं? ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, जंक मेल या ट्रैश? ट्रैश तो वो होता है जहां पर डिलीट किया हुआ है आपने, जो डिलीटेड फाइल है आप ऐसे कह सकते हो, वो आपकी ट्रैश फाइल है। बट इसको जंक मेल कहते हैं। जो स्पैम मेल होता है उसको जंक मेल भी कहते हैं। ये अनसोलिस्टेड ईमेल्स होते हैं, अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, है ना। बल्क में बहुत सारे मेल आपके पास स्पैम किया जाता है, वो मेल्स होते हैं, तो इसको जंक मेल के नाम से भी जानते हैं। फिशिंग ईमेल क्या होता है? फिशिंग ईमेल भी होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? फ्रॉडुलेंट ईमेल टू स्टील इंफॉर्मेशन। ये भी एक फ्रॉड है, जानकारी चुराने के लिए आपको बहुत सारे फिशिंग मेल किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ईमेल में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? टू डेकोरेट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए करते हैं। वेरीफाई सेंडर अथेंटिसिटी, डिलीट स्पैम, कंप्रेस फाइल। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, टू वेरीफाई सेंडर अथेंटिसिटी। सेंडर की अथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए ईमेल में डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होता है। किस प्रोटोकॉल का उपयोग सुरक्षित ईमेल ट्रांसफर के लिए होता है? सुरक्षित ईमेल ट्रांसफर के लिए किसका यूज होता है? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आपका? अब देखो, ईमेल से संबंधित ये सवाल पूछा गया है, ईमेल से रिलेटेड ये सवाल आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ये जो SMTPS है, IMAP है, ये सब कैसा होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए। SSL TLS की सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए। SSL TLS की सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। हमने आपको बताया था 60+ क्वेश्चन होंगे, तो आज के इस क्लास में 62 क्वेश्चन को हमने शामिल किया था। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ आई होगी और आप सभी इस क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं CCCYFC.com के वेबसाइट से। साथ ही साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी PDF आपको मिल जाएगा। तो मोबाइल CCCYFC मोबाइल ऐप पर आपको जाना है और फ्री नोट्स के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर इसका PDF आज की डेट के साथ हम डाल देंगे, तो आपको याद रहेगा। और कल आपकी 2 क्लास होंगी। जो हमारा फ्री बैच यूट्यूब पर चल रहा है 7 डेज का, एक क्रैश कोर्स हमने निकाला है जो बहुत शानदार है, उसकी क्लास आपकी 1 PM पर होती है दोपहर में, लेकिन आज हो नहीं पाई किसी कारण से, तो हम कल 2 क्लास आपकी करवाएंगे। टाइम हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। उस टाइम पर आप सब आ जाना। एक तो आपकी 1 बजे ही चलेगी, बट
इससे पहले भी एक क्लास हम करवा देंगे, वो हो सकता है कि 10 बजे कर दें या 11 बजे कर दें, वो टाइम बता देंगे आपको, है ना, आने वाले समय में। तो उसमें आपको तैयार रहना, और जो एकदम मिस नहीं करना है किसी भी बच्चे को, हर हालत में जो एग्ज़ाम देने जा रहा है अगस्त में, उसको तो बिल्कुल भी वो क्लास मिस नहीं करना है। ए टू जेड हर एक प्रश्न वहाँ से देखना है, ठीक है। चलिए, तो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436, और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। वहीं पर हम मॉक टेस्ट के लिंक्स भेजते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट आज हमने भेजे हैं। आज हमने टेलीग्राम पर बहुत सारी जो शॉर्टकट की हैं लिब्रे ऑफिस की, वो भेजी हैं। मतलब वो सारा कंटेंट भेज दिया है जो निश्चित रूप से आना ही आना है। मतलब शॉर्टकट से तो बहुत सारी आती हैं, तो वो हमने भेज दिया है। लिनक्स की कमांड सबको हमने नोट करवा दी हैं, तो लिनक्स यूनिक्स की जो कमांड है वो टेलीग्राम पर डाल दी हैं। आपने वहां से शायद नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, और इतना सब रेडी करने के बाद फिर प्रैक्टिस में लगे रहो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आप अपनी करते रहो, ठीक है। चलिए, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।